हेलो स्टूडेंट्स, कल हम आहार नाल की संरचना पढ़ रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर जो डिस्कस कर रहे थे, और उसमें कल अपन ने डाइजेशन के बारे में जो डिस्कस किया था, स्टोमक तक का पार्ट अपन ने जो बताया था, उसमें अपन ने एक पॉइंट डिस्कस किया था जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक तो टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, वो अपन ने लिखवाई थी 6 to 9 मीटर। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि आहार नाल जंतुओं में जो पोषण होता है ना, वो 5 चरण बताए थे, 5 स्टेज बताई थी। पहली बताई थी अंतःग्रहण इंगेशन, दूसरा बताया था डाइजेशन पाचन, तीसरा बताया था पाचन के बाद में अवशोषण एब्जॉर्प्शन, चौथा बताया था अपन ने स्वांगीकरण एसिमिलेशन, और पांचवा बताया था अपन ने इगेशन यानी कि बहिक्षेपण। अंतःग्रहण है शरीर में भोजन को ग्रहण करना, जो अपन ने बताया मुखवा से ग्रहण करते हैं। नंबर 2 फिर पाचन, अपन ने बताया था आहार नाल में पाचन मुखवा से प्रारंभ हो जाता है, मुखवा से स्टार्ट होता है, और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। लार ग्रंथियां लार बनाती हैं जिसमें अपन ने एंजाइम बताया था टाइलिन। उसके बाद में मुख गुहा में जो भोजन लुगदीनुमा जिसको अपन निगलते हैं, उसको नाम बताया अपन ने बोलस। उसके बाद में नंबर 2 ग्रसनी और ग्रसिका, मैंने बताया था पहला पार्ट अगर आहार नाल की संरचना देखें या आहार नाल के भाग देखें तो इसमें सबसे पहला पार्ट मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनाल मुख गुहा, जहाँ से अपन भोजन को ग्रहण करते हैं, यहीं से पाचन प्रारंभ होता है। और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है स्टार्च का, लार में पाए जाने वाले टाइलिन एंजाइम के द्वारा। नंबर 2 पार्ट बताया था अपन ने गर्दन की लंबाई में ग्रसनी फेरिंग्स। ग्रसनी में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, केवल भोजन को निगला जाता है। मैंने बताया था ये पाचन और श्वसन दोनों का उभयनिष्ठ भाग है। ग्रसनी में आगे की तरफ होती है श्वास नली, जिसके ऊपर होता है घाटी द्वार, और घाटी द्वार के ऊपर घाटी ढक्कन, ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस। पीछे की तरफ निगल द्वार गुलेट, जहां से भोजन को निगला जाता है। और नंबर 3 पार्ट बताया था अपन ने ग्रसिका, ये मैंने बताया था ग्रसिका वक्ष गुहा में थोरोसिकल कैविटी में 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर भी कोई डाइजेशन नहीं होता और भोजन आसानी से फिसल कर नीचे उतर जाए तो ग्रसिका की दीवार में मैंने बताई थी कलश कोशिकाएं गोबलेट सेल्स जो श्लेष्मा स्रावित करती हैं, जिसके द्वारा इसकी दीवार स्मूथ रहती है। उसके बाद में बताया मैंने नंबर 4 पार्ट स्टोमक आमाशय, और इसके लिए मैंने बताया था कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का या जंतुओं में सभी की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा थैलेनुमा पार्ट ये होता है। यहाँ भोजन आकर स्टोर होता है, मुखवा से जो निकला वो यहीं आता है सीधा आमाशय में। आमाशय में स्टोमक में भोजन 3 से 4 घंटे ठहरता है, और यहाँ डाइजेशन जो होता है ना, वो प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो मुखवा में स्टार्ट हुआ था वो यहाँ रुक जाता है। इसके लिए मैंने बताया था आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। जठर ग्रंथि जठरस गैस्ट्रिक जूस बनाती है। गैस्ट्रिक जूस बनाने के लिए जठर ग्रंथियों को जो हार्मोन प्रेरित करता है वो मैंने बताया था गैस्ट्रिन हार्मोन। और जठर रस में HCl है तो एसिडिक मीडियम में डाइजेशन आमाशय में होता है। गैस्ट्रिक जूस का जठर रस का pH बताया था 1 से 3.5। और यहाँ जो एंजाइम बताए थे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, 3 एंजाइम अपन ने डिस्कस किए थे। नंबर 5 स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र। नाम तो छोटी आंत है लेकिन लंबाई इसकी सबसे ज्यादा होती है, तो इसको लंबाई के आधार पे छोटी आंत नहीं बोलते, इसे बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल जो कि एक ट्यूब है उसमें सबसे कम डायमीटर इसका होता है, व्यास इसका सबसे कम होता है, लंबाई सबसे ज्यादा। अब ये पतली और लंबी ज्यादा क्यों, ये खोलेंगे तब बताएंगे। अपन ने पढ़ा पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से। अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है तो नाम आता है छोटी आंत का, जो अपन पूरा अलग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगला पार्ट मैंने लिखवाया था बड़ी आंत्र, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत होती है 4.5 से 6 मीटर, बड़ी आंत होती है 1.5 मीटर, और इसमें होता है एक्स्ट्रा वाटर, अतिरिक्त जल का एब्जॉर्प्शन अवशोषण। अतिरिक्त जल का अवशोषण बड़ी आंत में आकर होता है। पचा हुआ भोजन जो पाचन कंप्लीट भी छोटी आंत में होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। और बड़ी आंत के बाद में जो अपशिष्ट है वो रेक्टम मलाशय में स्टोर होता है। और फिर लास्ट पार्ट जो होता है अर्नाल का गुदा, यहाँ से इसका अपन करते हैं बहिक्षेपण, इगेशन। इस तरह से ये पूरा डाइजेशन अपनी एलिमेंट्री कैनाल में चलता है। इसमें कल अपन ने डायग्राम में मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय ये 4 पार्ट के डिस्कस किए थे।
और उसके बाद मैंने बताया था, पहले अपन इन चारों पार्ट को नोट करेंगे। तो यहाँ अपन जो अब शुरू करने जा रहे हैं वो सबसे पहले अपन बात करेंगे मुगवा के लिए, कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पहला जो पार्ट है मुगवा में, वहाँ कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो इसमें सबसे पहले जो अपन बात कर रहे हैं मुखगुआ की, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। आहार नाल का पहला पार्ट, मुखगुआ, बकल कैविटी, मुगवा। मुगवा में देखो, एक तो बात होती है जीभ, टंग, एक बात होती है दांत की, और एक लार ग्रंथियां। ये तीन चीज यहां डिस्कस की जाती है, जीभ, दांत और लार ग्रंथियां। टंग, टीथ और स्लाइवा ग्लैंड्स, ये चीजें यहाँ पर डिस्कस होती हैं मुगवा में। जीभ मैंने बताया अपने जो संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रियां जिनको बोलते हैं, 5 बताए थे अपन ने। जीभ का काम है भोजन के स्वाद का ज्ञान। तो जीभ से संबंधित जो सामान्य क्वेश्चन बन जाते हैं, सबसे पहले तो देखो हमारे शरीर में अपन पढ़ते हैं मांसपेशी, मसल्स, पेशियों तक जो बोलते हैं, और मसल्स का काम होता है मूवमेंट अपनी बॉडी में जितना भी मूवमेंट है, चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन है चाहे वो इंटरनल ऑर्गन है, बाहर के अंगों चाहे अंदर के अंगों, सबका मूवमेंट मसल्स के द्वारा होता है। और ये जो मूवमेंट है उसके आधार पे मसल्स को 2 कैटेगरी में बांटते हैं अपन। एक तो बोलते हैं वॉलेंट्री ऐच्छिक, और एक बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनैच्छिक। 2 तरह से नाम दिया जाता है। वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं, ऐच्छिक पेशियां, वो हैं यानी ऐसी पेशियां जिनका मूवमेंट हमारी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में है या हमारी इच्छा अनुसार मूवमेंट है। जैसे अपन ने हाथ को कहा इधर जा इधर जा इधर जा, मुंडी को अपन ने हिलाया, ये सारा उठना बैठना ये सब जो हो गया वो वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है। और एक होता है इनवॉलेंट्री अनैच्छिक, जो स्वतः वर्क होता है। जैसे अपन हृदय को कहें दबाकर बैठ जाए कि तू धड़कना बंद कर दे, तो क्या हृदय रुक जाएगा? कैसा हुआ भाई? ये इनवॉलेंट्री मोशन हुआ। हमारा भोजन का डाइजेशन, आहार नाल में भोजन चल रहा है, उसका डाइजेशन हो रहा है, अपन पेट दबा के बैठ जाए कि यार डाइजेशन नहीं होने देंगे, तो क्या डाइजेशन रुक जाएगा? ये कैसा हुआ? इनवॉलेंट्री हुआ। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो जीभ है वो मांसपेशी है, मसल्स है। अब जीभ मसल्स है तो फिर वो ऐच्छिक है या अनैच्छिक है? बताओ। तो जीभ किस प्रकार की मांसपेशी है? अभी ऐच्छिक मांसपेशी है, वॉलेंट्री मसल्स है, ऐच्छिक मांसपेशी है कि नहीं है? अरे अपना साथी अपने से रूठ जाता है और हम बोलते रहे तू बोल तो सही, तू बोल तो सही। अब उसकी इच्छा है बोले तो बोले, नहीं तो नहीं बोले। तो जीभ का जो मूवमेंट है वो हमारी इच्छा अनुसार है, इसलिए कैसी मांसपेशी बोला जाएगा? इसको ऐच्छिक मांसपेशी बोला जाएगा। नंबर 2, जीभ आगे से तो फ्री मूवमेंट कर रही है, जीभ पीछे की ओर जिस यानी आधार पर जिस बोन से जुड़ी होती है उसका नाम पूछा जाता है। तो जीभ पश्च सिरे पर हायड अस्थि, हायड बोन बोलते हैं, कंठी का अस्थि, हायड इंग्लिश वर्ड आता है, हायड अस्थि से संयुक्त, लेकिन प्रचलित नाम यही है इसलिए यही बताऊंगा मैं। तो जीभ पश्च सिरे पर किस अस्थि से जुड़ी है? भी हायड अस्थि से जुड़ी होती है, हायड बोन बोलते हैं, कंठी का अस्थि। और इसके बाद में अगला जो पॉइंट बन जाता है कि मनुष्य में जीभ की औसत लंबाई। अगर मनुष्य में जीभ की औसत लंबाई की बात करें, बताओ भाई। मनुष्य में जीभ की औसत लंबाई तो आती है भाई 12 सेंटीमीटर। ये अपन मनुष्य के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और जनरली वैसे बात करें तो जिराफ जो है स्तनधारियों में, मैमल्स में, जिराफ की जीभ की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। 18 से 20 इंच की जीभ बोली जाती है उसकी। वो अपनी जीभ को निकालकर अपने कान भी झाड़ लेता है, कान भी साफ कर लेता है। और व्हेल मछली की जीभ नॉन मोटाइल है, अचल है, गतिशील नहीं है। सबसे भारी जीभ नॉन मोटाइल होती है व्हेल मछली की, स्तनधारियों में अगर अपन बात करें तो।
एक पॉइंट और बता रहा हूं इसी में, अन्य जंतुओं से संबंधित। कुत्ते में जीभ के ऊपर पसीना ग्रंथि पाई जाती है। जैसे अपने पसीना ग्रंथि, अपनी त्वचा में अपन पसीना जो बनता है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, कुत्ते में जीभ पर पसीना ग्रंथि है। स्वेट ग्लैंड्स जो पाई जाती हैं, स्वेद ग्रंथि, वो जीभ के ऊपर पाई जाती हैं। गर्मियों में देखते हो कुत्ते, वो हाँफता रहता है जीभ निकाल कर, पानी टपकता रहता है तो अपन सोचते हैं इसके लार बन रही है, वो पसीना होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल कंपटीशन में कि कुत्ते में शरीर का ताप नियंत्रण काम कौन करती है? जीभ करती है, तो क्योंकि जीभ पर ही पसीना ग्रंथि पाई जा रही है। अब अपन ने बताया जीभ जो है कैसी मांसपेशी है? अभी ऐच्छिक है। कहां पर जुड़ी होती है? हेडस्थी से संयुक्त पीछे की ओर। और औसत लंबाई बताया अपन ने 12 सेंटीमीटर। एक जो बताया जीभ मैंने अपन ने बताया कि संवेदी अंग है, ज्ञानेंद्रिय है, भोजन के स्वाद का ज्ञान, और उसके लिए पाई जाती है स्वाद कलिकाएं। तो जीभ पर स्वाद कलिकाओं का क्रम, मनुष्य में जीभ पर स्वाद कलिकाओं का क्रम अगर बात करें किस स्थिति में ये पाई जाती हैं, तो जीभ पर स्वाद कलिकाओं का जो क्रम होता है, अगर अपन आगे से पीछे की ओर लें, सबसे आगे यानी जीभ के अग्र सिरे पर और जीभ के ऊपर पाई जाती है मीठे स्वाद की कलिकाएं। नंबर 2 मध्य भाग में, लेकिन लैटरल साइड में, पार्श्व में पाई जाती हैं मीठे के बाद में नमकीन, और मध्य क्षेत्र में ही नंबर 3 पर वही पार्श्व में पाई जाती हैं खट्टा, और सबसे लास्ट में पाई जाती है यानी पश्च सिरे पर पीछे की ओर स्थित होती है कड़वा। तो कड़वा स्वाद सबसे लास्ट में आता है। तो ये जो क्रम होता है मैंने ये बताया है आगे से पीछे की ओर, यानी हमारी जीभ पर जो स्वाद कलिका पाई जा रही है आगे से पीछे की ओर, सबसे आगे पाया जा रहा है सबसे आगे जीभ के ऊपर मीठे स्वाद की, नंबर 2 मध्य भाग में, ये दोनों मध्य भाग में है नमकीन और खट्टा, और ये होती है लैटरल साइड में पार्श्व में, और पश्च सिरे पर वही जीभ के ऊपर होती है कड़वे स्वाद के। तो ये जो क्रम है ये जनरली कंपटीशन में पूछ लेते हैं, भी ध्यान रखना अपने को। तो मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, इस क्रम में अपने जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, और संख्या जो है स्वाद कलिकाओं की वो होती है 10 से 12 हजार। स्वाद कलिकाओं की संख्या 10,000 से 12,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जीभ, मनुष्य में जीभ के ऊपर, और ये स्वाद का ज्ञान कराने के लिए क्रम रहता है। इस स्वाद के क्रम को याद करने के लिए अपन इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। देखो इन सब के स्टार्टिंग वर्ड लो, मीठा का स्टार्टिंग वर्ड हो गया मी, नमकीन का स्टार्टिंग वर्ड हो गया न, और खट्टे का स्टार्टिंग वर्ड हो गया ख। अब इसको पूरा पढ़े तो क्या नाम बन गया? मिनख। क्या नाम बना भाई? जब मीठा का मी आ गया, नमकीन का न, खट्टे का ख, क्या बन गया? मिनख। और राजस्थान में मिनख किसको बोलते हैं? आदमी को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और मिनख कैसा होता है? कड़वा होता है। होता है कि नहीं होता? अब तुम ये मत कहना हम तो बहुत मीठे हैं सर। तो मिनख कड़वा होता है। बताओ किस तरह से ना, सबसे आगे क्या आ गया? मीठा, पे नंबर 2 पे नमकीन, नंबर 3 पे खट्टा, और लास्ट में आ गया कड़वा। ये जीभ पर स्वाद कलिकाओं का क्रम हो गया आगे से पीछे की ओर, मिनख कड़वा होता है। तो ये जो अपन ने सबसे पहले मुगवा में जीभ के लिए बात की, बताओ जीभ किस प्रकार की मांसपेशी है? ऐच्छिक है, क्योंकि इसका मूवमेंट हमारी इच्छा अनुसार है। जीभ पीछे की ओर कौन सी हड्डी पे जुड़ी होती है? हाइड अस्थि पे जुड़ी होती है। फिर मनुष्य में जीभ की औसत लंबाई बताई अपन ने 12 सेंटीमीटर। जीभ पर स्वाद कलिकाओं का क्रम आगे से पीछे की ओर, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। मीठे की सबसे आगे जीभ के ऊपर, नमकीन खट्टे की मध्य भाग में पार्श्व स्थिति में, और खट्टे की सबसे पीछे जीभ के ऊपर। ट्रिक जो मैंने बताई इस तरह से याद करने की। और स्वाद कलिकाओं की संख्या मनुष्य में जीभ पर पूछें तो 10 से 12,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये जो अपन ने जीभ की बात की, जीभ भोजन को निगलने में सहायक है, भोजन में लार को मिलाने में सहायक है, और बोलने में सहायक है। जब भी अपन भोजन निगलते हैं, निगल के देखो अभी एक बार, जैसे अपन निगलते हैं जीभ का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
जीभ ऊपर की ओर उठकर अपना जो कठोर तालु है, देखो मुंह गुआ में खोलेंगे ना, ऊपर की ओर कठोर तालु बोलते हैं, नीचे की ओर नरम तालु बोलते हैं। पिछला जो भाग होता है नरम तालु बोलते हैं, जिसमें वो लटका हुआ भाग जो अपन बोलते हैं वो जो कौवा जो बोला जाता है। तो जीभ कठोर तालु पे टकराकर भोजन को इस तरह से पीछे की ओर धकेलती है। तो जीभ के बारे में जो अपन ने डिस्कस किया, इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे अपने दांतों के बारे में। मुख गुहा में ही अपन डिस्कशन कर रहे हैं और अब अपन बात कर रहे हैं दांतों के लिए। देखो हमारे जो दांत है ना, उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर 3 तरह से मैं नाम दे रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, शब्द लिख रहा हूं विषम दंती, हेट्रोडोंट। पहला जो शब्द लिखा मैंने विषम दंती, ये शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे दांतों की सारों की संरचना एक जैसी नहीं है। दांतों की संरचना अगर एक जैसी होगी तो नाम देंगे समदंती। जैसे मछलियों में पीसीज वर्ग में बोलते हैं अपन समदंती, यानी सारे दांत एक जैसे। अब हमारे दांतों की संरचना अलग अलग है तो नाम क्या दिया गया है? विषम दंती। नंबर 2 द्विबार दंती, डेफोडोंट। द्विबार दंती, हमारे दांत आते हैं 2 बार। एक बार जो शुरू में आते हैं बाल्यकाल में, वो बोले जाते हैं दूध के दांत, जो 13 से 14 साल में गिरकर वापस फिर स्थायी दांत में बदलते हैं। तो दूध के दांत जो बोले जाते हैं वो पहले आते हैं, जिनकी संख्या होती है 20, और वो रिप्लेस होकर 20 तो वापस आते हैं और 12 नए दांत और आते हैं। तो दांत हमारे 2 बार आते हैं, पहले 20 दांत आएंगे, वो रिप्लेस होंगे, और फिर 20 आएंगे, साथ में 12 और आते हैं जो स्थायी रूप से आते हैं फिर। तो स्थायी दांतों की संख्या टोटल अपने 32 हो गई। तो दांत 2 बार आए, पहले दूध के दांत 20 और फिर 32 स्थायी दांत जो आ गए। तो दांत 2 बार आए तो क्या शब्द आया? द्विबार दंती। तो ये पहला नाम लिया विषम दंती क्योंकि दांतों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। दूसरा नाम लिया अपने द्विबार दंती क्योंकि अपने दांत 2 बार आ रहे हैं, उसके आधार पे नाम दे रहे हैं। और जैसे मछलियों की बात करें ना, अभी मैं बताऊं, जैसे ये अपनी पहले बात कर लें। और तीसरा नाम लिख रहा हूं मैं गर्त दंती, गर्त दंती। और ये शब्द इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि हमारे 2 दांत हैं, वो जो अपने सॉकेट है, दांतों का जो सॉकेट है, जो जबड़ा बोलते हैं अपन, सॉकेट में गर्त में मजबूती से स्थित होते हैं। दांत का 2/3 भाग सॉकेट में स्थित होता है। तो दांत गर्त में सॉकेट में मजबूती से जुड़े हुए, इसलिए नाम दिया जाता है थेकोडोंट जो नाम देते हैं। तो हमारे दांतों को अपन ने 3 तरह से नाम दिया। पहला नाम जो दिया विषम दंती, दांतों की स्थिति संरचना अलग अलग। दूसरा नाम द्विबार दंती, दांत 2 बार आ रहे हैं। तीसरा गर्त दंती क्योंकि दांत सॉकेट में मजबूती से जुड़े होते हैं। अब ये जो अपन ने बताया, अब जैसे इसी में एक एग्जांपल इससे कंपेयर कर दूं मैं आपको, मछली जो पीसीज वर्ग बोलते हैं। अब मछलियों में जो दांत होते हैं ना, वहां विषम दंती की जगह शब्द आता है समदंती क्योंकि सारे दांत एक जैसे हैं। अपने लिखा अपन ने द्विबार दंती क्योंकि दांत अपने 2 बार आ रहे हैं। वहां बोला जाता है बहुबार दंती, यानी वो दांत बार बार आते रहते हैं। और अपन ने यहाँ लिखा गर्त दंती क्योंकि सॉकेट में मजबूती से जुड़े होते हैं। मछलियों में बोला जाता है इसको अग्रदंती, एक्रोडोंट बोला जाता है। अग्रदंती बाहर की तरफ स्थित होता है। तो वहां विषम दंती की जगह मछलियों में क्या हो गया? समदंती। द्विबार दंती की जगह बहुबार दंती, और गर्त दंती की जगह वहां हो गया अग्रदंती। तो हम फिलहाल अपनी बात कर रहे हैं। अब इस आधार पे पहले मैं बता रहा हूं, विषम दंती जो मैंने लिखा है उसके आधार पर दांत के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ। तो दांत जो होते हैं अपने, वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत बताते हैं जो मैं नाम बता रहा हूं। पहला नाम बोला जाता है कृंतक, इंसाइजर। दूसरा नाम बोला जाता है रदनक, केनाइन। तीसरा नाम बोला जाता है अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। और चौथा नाम बोला जाता है चवर्णक,
मोलर। तो चार प्रकार के दांत अपन ने बताए। एक बताया अपन ने कृंतक, दूसरा नाम रदनक, तीसरा अगर चवर्णक और चौथा चवर्णक। इंसाइजर कैनाइन, जो कृंतक दांत बता रहा हूं मैं इंसाइजर, वो तो होते हैं काटने कुतरने के लिए, काटने कुतरने के लिए। जैसे चूहे में ज्यादा काम करते हैं, तो काटने कुतरने के लिए कौन से दांत हो गए? इंसाइजर, कृंतक। रदनक होते हैं भाई चीर फाड़ के लिए, फॉर टीयरिंग, चीर फाड़ के लिए। चीर फाड़ वाले जो दांत हैं रदनक कहलाते हैं। और मांसाहारियों में ये ज्यादा काम करते हैं। शाकाहारी जो जंतु हैं, हर्बीवेरियस जो हैं शाकाहारी, उनमें ये पाए नहीं जाते रदनक, इनकी जगह दंतावकाश पाया जाता है। और तो कृंतक, दूसरे मैंने कृंतक काटने के लिए, रदनक बताया चीर फाड़ के लिए, नुकीले दांत होते हैं ये। और अगर चवर्णक और चवर्णक, ये दोनों ही दांत होते हैं भोजन को चबाने और पीसने के लिए, चबाने पीसने के लिए। प्रीमोलर और मोलर, ये दोनों दांत सेम तरीके से काम कर रहे हैं, भोजन को चबाने और पीसने के लिए पाए जाते हैं। मनुष्य में चारों प्रकार के दांत हैं, क्योंकि मनुष्य है सर्वाहारी, ओमनीवेरियस, जो कि सर्वाहारी है, तो उसमें चारों प्रकार के दांत मौजूद है, कृंतक भी, रदनक भी, अगर चवर्णक और चवर्णक। ध्यान रखना शाकाहारी जंतुओं में रदनक दांत नहीं पाए जाते हैं, चीरफाड़ वाले जो बता रहे हैं अपन। अब ये जो चारों प्रकार के दांत अपने पाए जाते हैं, इन दांतों की संख्या, कि दांत कितने, इनके अलग अलग रूप से संख्या कितनी है, उसके आधार पर अपन ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। कौन सा? द्विबार दंती दांत, दो बार जो आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र या दंत विन्यास जो बोला जाता है, दंत सूत्र जो बता रहा हूं मैं। और दंत सूत्र, क्योंकि अपने पास अपने दांत दो बार आ रहे हैं, तो दंत सूत्र भी अपन दो बताएंगे। एक तो अस्थायी दांत या दूध के दांत, दूसरे स्थायी दांत, उनके लिए। तो पहले अपन बता रहे हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत जो हैं, या सामान्य भाषा में बोलते हैं दूध के दांत। और इसके लिए जो दंत सूत्र मैं लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं 2102, 2102। और यहां लिख रहा हूं मैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब ध्यान दो, इसमें जो मैंने एक बार 2102, 2102, ये जो देखो फॉर्मूला लिखा है, इसको समझो एक बार। हमारे दांत जो भाई जबड़ा जो अपने है ना, तो निचले जबड़े में और ऊपरी जबड़े में अपने दांतों का विन्यास एक समान है। दांत हैं तो अलग अलग प्रकार के, लेकिन विन्यास स्थिति एक जैसी है। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये लिखा है ऊपरी जबड़ा, और ये लिखा है मैंने निचला जबड़ा, वो भी आधे आधे दांत, ऊपरी जबड़े के आधे दांत और निचले जबड़े के आधे दांत। अब ये मैंने लिखा है इंसाइजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। सेम इसी प्रकार से नीचे वाले जबड़े में सेम स्थिति रहती है। अब अगर आधे दांत ये हैं तो गिनो इनको एक बार, 2 और 1 3 और 2 5, यानी ऊपरी जबड़े के आधे दांत हैं 5, तो पूरे कितने हो गए? 10। और ऐसे ही नीचे 10, तो यानी इन दोनों का जो दुगना हो गया ना, वो टोटल कितने बन गए भाई? 20 बन गए। तो हमारे जो दूध के दांत होते हैं अस्थायी दांत, वो मैंने 20 बताए। अब उनकी स्थिति क्या है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर जो मैंने लिखे। इंसाइजर ऊपरी, जब इंसाइजर जो होगा भैया, अगर इनको अलग अलग पूछे कि बाल्यावस्था में इंसाइजर दांत 2 और 2 4 का दुगना 8, कैनाइन 1 और 1 2, 2 का दुगना 4, मोलर 2 और 2 4 का दुगना 8, और प्रीमोलर के नीचे मैंने 0 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बन गया। अगर आपसे पूछा जाए बाल्यावस्था में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो सीधा सीधा आंसर दो के कौन से दांत नहीं है भाई? प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते, नोट कर लेना इसको, बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं है। इंसाइजर है, कैनाइन है, देखो यहाँ 0 लिखा है अपन ने। मोलर दांत, अब इंसाइजर, कैनाइन और मोलर बच्चों में पाए जा रहे हैं, वो स्थिति भी अपन ने लिख दिया है।
अब बात करें अपन स्थायी दांत की। अगर अपन स्थायी दांत की बात करें, जो कि अपन ने बताए थे कि 32 आते हैं, 32 दांत आते हैं, तो इनकी क्या स्थिति है। फॉर्मूला जो लिख रहा है मैं आपकी बार देखो, 2 1 2 3, 2 1 2 3, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और वो ये ऊपरी जबड़े का आधा भाग है, ये निचले जबड़े का आधा भाग है, तो इसका दुगना करने पर ये टोटल बन रहे हैं भाई 32। टोटल कितने काउंट हो रहे हैं, 32, 32 दांत काउंट हो रहे हैं। फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, 2 1 2 3, यहाँ था 2 1 0 2, यहाँ 2 1 2 3, ऊपरी जबड़े के दांत आधे और निचले जबड़े के दांत आधे, इस तरह से दंत विन्यास लिखा गया है। अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, बताओ इंसाइजर जैसे बच्चों में वैसे ही सेम वापस, इसका मतलब इंसाइजर शुरू में जितने आते हैं बच्चों में वही वापस रिप्लेस होकर आते हैं। कैनाइन भी सेम टू सेम आ रहे हैं। प्रीमोलर देखो यहाँ बच्चों में मैंने बताया प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते, बाद में प्रीमोलर दांत कितने आए, 2 और 2 4 का दुगना 8। तो अब अगर अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि 8 प्रीमोलर दांत ऐसे हैं जो एक बार ही आ रहे हैं, 2 बार थोड़ी आ रहे हैं, वो कितनी बार आ रहे हैं, केवल एक बार। तो प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं पाए जाते, वो दांत केवल एक बार आते हैं, और दांत कितने आते हैं, वो 8 आते हैं। उसके बाद में मोलर देखो, यहाँ 2 और 2 4 का दुगना 8, और यहाँ 3 और 3 6 का दुगना 12। यानी मोलर दांत बच्चों में भी है बाद में भी है, लेकिन मोलर दांत बच्चों में है 8 और बाद में कितने हो गए, 12। इसका मतलब 4 मोलर दांत जो और बाद में आए ना, वो भी एक बार ही आए। तो मनुष्य में 20 दांत तो ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, 20 दांत तो ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, 12 दांत ऐसे हैं जो एक बार आते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि 12 दांत जो एक बार आते हैं वो कौन कौन से हैं, बताओ। इस उत्तर से पता चल गया कि नहीं चल गया। 8 तो प्रीमोलर और 4 मोलर। तो मनुष्य में केवल एक बार आने वाले 12 दांत, तो उसमें अपन बताएंगे 8 प्रीमोलर अगर चवर्णक और 4 मोलर। ये 12 दांत हमारे एक बार ही आते हैं, 8 तो प्रीमोलर और 4 मोलर। और सीधा सीधा ये बन गया कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते भाई, प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। अब एक तो जो मैं बता रहा हूं उस पे उसको सुनना। अभी आप अपने दांतों को गिनो, तो जरूरी नहीं आपको पूरे 32 मिले। अगर हम अभी अपने दांतों को गिने तो जरूरी नहीं पूरे 32 दांत मिले, लेकिन 28 मिलेंगे। 28 जो दांत हो गए तो वो स्थिति ये हो गई 2 1 2 यहां तक, और मोलर के 8। 4 दांत जो बच गए ना, मैंने बोला जो 28 तो मिलेंगे, 4 दांत बच गए, तो वो कौन से बचते हैं, 4 मोलर दांत जो सबसे लास्ट में आते हैं। हमारे दोनों जबड़ों के अंतिम सिरों पर, निचले जबड़े में दोनों में लास्ट में, और ऊपरी जबड़े में दोनों में लास्ट में, ये 4 दांत सबसे लास्ट में आते हैं जो मोलर दांत मैंने बताए। और इनको एक सामान्य नाम अपन बोलते हैं, अगर आपने सुना हो तो, अक्ल दाढ़, विजडम टीथ। आ गई कि नहीं आ गई, आ गई क्या, अक्ल आ गई होगी तो आ गई होगी। अक्ल दाढ़ बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्ल दाढ़ कौन से दांत हैं, तो आप क्या बताओगे, 4 मोलर दांत। 4 मोलर दांत जो सबसे लास्ट में आते हैं उनको नाम अक्ल दाढ़ दिया जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये दांत आते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे अक्ल आती है। अब कई आदमियों को जिंदगी भर अक्ल नहीं आती, क्योंकि क्या नहीं आती उनको अक्ल दाढ़ नहीं आती। चलो ये तो मजाक की बात है। तो अपन ने यहाँ देखो 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक पॉइंट तो डिस्कस किया है अपन ने हमारे दांतों के प्रकार जो अलग अलग, उसके आधार पे विषमदंती जो नाम देते हैं। 4 प्रकार के दांत बताए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये काटने को उतरने के लिए, चीर फाड़ के लिए, ये भोजन को चबाने और पीसने के लिए। उसके बाद में इन दांतों की संख्या के आधार पर बता रहा हूं मैं द्विबार दंती की 2 बार दांत आते हैं। पहले मैंने बताया अस्थायी दांत या दूध के दांत जो कि बच्चों में आते हैं। और ये जो दांत मैंने बताया आपको अस्थायी या दूध के दांत, ये बताएं कि 20 आते हैं। इनके लिए दंत विन्यास मैंने लिखा है, ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े का आधा आधा भाग जो बताया मैंने, 2 1 0 2। इसका मतलब यहाँ 0 लिखा है प्रीमोलर के नीचे,
यानी बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। 20 दांत हैं जो बच्चों में आते हैं, उनमें से प्रीमोलर दांत होते भी नहीं है। और उसके बाद में जब ये स्थायी दांत आते हैं तब ये हो जाता है, ये फॉर्मूला हो गया 2 1 2 3, ये टोटल दांत बने 32। तो इसके आधार पे जब अपन ने कंपैरिजन किया तो देखा मनुष्य में केवल एक बार आने वाले 12 दांतों में 8 तो प्रीमोलर होते हैं और 4 मोलर होते हैं। और इन 4 मोलर दांत को नाम क्या दिया जाता है? अक्लदार नाम दिया जाता है। यहां तक का पॉइंट अपन ने डिस्कस किया। 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, एक तो दांत के प्रकार विषमदंती, दूसरा दांतों की संख्या के लिए क्या डिस्कशन किया भाई? द्विबारदंती। अब तीसरा कौन सा बचा अपने? गर्तदंती, थैकोडेंट। इसमें डिस्कस किया जाता है दांत की आंतरिक संरचना को, दांत के भाग जो हैं वो, जो अपन अगले पेज पे लेंगे। तो ये जो चीज अपन ने बताई, इसके बाद में अपन आगे चल रहे हैं दांतों के प्रकार और दांतों की संख्या के बाद में। एक चीज मैं बता दूं आपको, स्तनधारियों में, मैमल्स में सबसे ज्यादा दांत बताए जाते हैं सुअर में, जो कि बताए जाते हैं 44। ध्यान रखना इसको, सबसे ज्यादा दांत स्तनधारियों में किस में होते हैं भाई? सुअर में होते हैं, 44 दांत होते हैं। और सबसे कम दांत होते हैं चूहे में, जो कि 16 दांत बताए जाते हैं। ये अपन जनरल कंपटीशन के लिए वैसे बता रहा हूं। सबसे ज्यादा दांत किस में हुए? सुअर में 44, और सबसे कम दांत किस में हुए भाई? चूहे में, जो कि बताए जाते हैं 16 दांत। अब अपन आगे चलते हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं गर्तदंती के आधार पर, और उसमें बता रहा हूं मैं दांत की संरचना, टूथ स्ट्रक्चर। हमने अपने एक दांत को उखाड़ लिया है अभी, दांत को निकाल लिया है। ये दांत का जो डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपके सामने। अब इसमें देखो, ये जो डायग्राम में ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो पार्ट नजर आ रहा है, ये जो है इसे बोला जाता है सॉकेट, जिसमें अपना दांत स्थित है। और ये एक्चुअल में है बोन, अस्थि है, ये बोन है, हड्डी का बना हुआ, जो सॉकेट बोलते हैं, जिसमें अपना दांत स्थित है। अब दांत, एक्चुअल में दांत का जो मेन पार्ट होता है वो जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो देखो, ये जो सारा मैं बता रहा हूं आपको, ये जो पार्ट है, और ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है डेंटिन। दांत का मेन पार्ट, दांत का मुख्य भाग बोला जाता है डेंटिन। आज बताओ, दांतों के डॉक्टरों को क्या नाम देते हैं? क्या नाम दिया जाता है भाई? डेंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? दांत का मुख्य भाग क्या है? डेंटिन। और इस डेंटिन के 3 पार्ट होते हैं। दांत का जो डेंटिन हो गया उसके 3 पार्ट बताए जाते हैं। एक पार्ट तो जो बताया जाता है वो तो बोला जाता है भाई क्राउन। क्राउन जिसको अपन बोलेंगे मुकुट, क्राउन बोलते हैं मुकुट, शीर्ष भाग हो गया क्राउन। और उसके बाद में दूसरा जो पार्ट मैं बता रहा हूं आपको वो है भाई नेक वाला पार्ट, जिसको बोलेंगे गर्दन। नेक, गर्दन वाला पार्ट। और फिर जो बताया जाता है लास्ट वाला पार्ट, वो बताया जाता है रूट। तो दांत यानी एक तरह से दांत का मुख्य भाग हो गया डेंटिन, जिसके मैं 3 पार्ट बता रहा हूं, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन शीर्ष भाग हो गया, रूट जड़ जो बोलते हैं, नेक गर्दन वाला पार्ट। दांत का जो क्राउन है ना, क्राउन पे अपन ये देख रहे हैं व्हाइट कलर, ये जो व्हाइट कलर का सबसे बाहर ऊपर नजर आ रहा है, इसको नाम दिया जाता है इनेमल। इनेमल परत ये पाई जाती है क्राउन पर, इनेमल लेयर होती है। क्वेश्चन आता है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, तो नाम किसका आएगा? इनेमल का। इनेमल दांत के क्राउन पर कठोर सफेद परत है, सुरक्षात्मक परत जो बोले जाते हैं। और फिर उसके बाद में जो नेक वाला पार्ट है, नेक वाले पार्ट पे जो परत पाई जाती है उसको बोला जाता है गम परत। क्या नाम दिया है मैंने? गम परत। और गम जैसे खुशी गम वाला गम नहीं, गम का मतलब होता है लसलसा चिपचिपा पदार्थ, जैसे अपने गोंद के लिए अपन गम बोलते हैं। वो पार्ट जो पाया जाता है वो नेक वाले पर। और रूट पर जो परत पाई जाती है कठोर सीमेंट परत, इसको बोला जाता है, वो नाम देते हैं सीमेंट परत। कौन सी सीमेंट भाई? तो
ये रासायनिक संगठन के आधार पे वो नाम दिया है। तो हमारे दांत डेंटिन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है क्राउन, शीर्ष, फिर नेक और फिर रूट। क्राउन पे जो पाया जाता है कठोर सफेद परत इनेमल, और नेक वाले पे गम परत, और रूट पे पाई जाती है सीमेंट परत। उसके बाद में देखो, तो आप देखो दांत मेन जो हो गए, ये हो गया, ये जो कैविटी पाई जा रही है इस कैविटी में ये जो अपन देख रहे हैं, देखो ये ध्यान देना, इस तरह से इसमें बने हुए हैं, अगर आपको बोर्ड पे नजर नहीं आ रहे हो तो ये जो पार्ट है अपने पास में, ये दांत की कैविटी जिससे दांत का विकास होता है, पल्प कैविटी इसको नाम दिया जाता है, पल्प कैविटी, पल्प गुहा, जिसमें दांत का विकास होता है। और इसमें जो सेल्स की लेयर होती है इसको बोला जाता है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। दोनों पॉइंटों को ध्यान रखना है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की परत होती है जो इसमें पाई जाती है, किसमें, पल्प गुहा में। ध्यान रखना, दांत का विकास जिस कैविटी में होता है पल्प कैविटी बोलते हैं। पल्प अपन जैसे अपने फलों का गुदा होता है उसके लिए पल्प शब्द यूज करते हैं अपन। पल्प लसलसा पार्ट है, इसमें कोशिकाएं जो होती हैं उनको नाम दिया जाता है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं ये। और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स ही दांत को निर्मित करती हैं, डेंटिन को निर्मित करती हैं। तो डेंटिन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हो गई, ओडोंटोब्लास्ट। अब इसी से देखो अपन एक शब्द बोलते हैं दांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन बोला जाता है ओडोंटियोलॉजी। बताओ वो ओडोंटियो शब्द कहां से लिया अपन ने, दांत का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, ओडोंटोब्लास्ट जो होती हैं। तो दांत का निर्माण करने वाली ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पल्प गुहा में होती हैं, और इनका पोषण करने के लिए देखो ये रुधिर वाहिनी पाई जा रही है, और रुधिर वाहिनी के साथ में तंत्रिका, न्यूरॉन भी होती है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये रूट कैनाल बोला जाता है। ये जो पार्ट है पल्प गुहा के साथ में रूट कैनाल, जिसमें अपन देख रहे हैं रुधिर वाहिनी और न्यूरॉन, दोनों स्थिति अपन देख रहे हैं, रुधिर वाहिनी और न्यूरॉन। यानी पल्प गुहा में ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को पोषण करने के लिए रुधिर वाहिनी और साथ में न्यूरॉन भी इसमें पाई जा रही है, तंत्रिका। और न्यूरॉन अगर पाई जा रही है तो बताओ ये पार्ट सेंसिटिव होगा कि नहीं होगा। तो हमारे दांत सेंसिटिव है, यानी दांत ठंडा गर्म महसूस करते हैं क्योंकि इनमें न्यूरॉन मौजूद हैं। तो तंत्रिका इसमें पाई जा रही है, इसलिए न्यूरॉन पाए जाने के कारण हमारे दांत सेंसिटिव होते हैं। तो दांत की स्ट्रक्चर में अपन ने क्या देखा, वापस से ध्यान दो। दांत का मेन पार्ट मैंने बताया डेंटिन, ये मुख्य भाग है, दांत का जो मुख्य भाग है डेंटिन। और इस डेंटिन का निर्माण करने वाला इस पल्प गुहा से होता है। पल्प गुहा में कौन सी कोशिकाएं भी, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं दांत का निर्माण करती है। इसी आधार पर दांतों का अध्ययन अपन बोलते हैं ओडोंटियोलॉजी। इनका पोषण करने के लिए रूट कैनाल जो अपन ने बोला, इसमें रुधिर वाहिनी यानी धमनी शिरा जो पढ़ेंगे अपन आगे, और न्यूरॉन भी मौजूद है। इसका मतलब दांत सेंसिटिव है अपने। और इस डेंटिन के दांत के मुख्य भाग के 3 पार्ट मैंने बताए, क्राउन, रूट और नेक। क्राउन पे कठोर सफेद परत जो अपन ये देख रहे हैं उसको नाम देते हैं इनेमल। नेक पर जो परत पाई जाती है गम परत, और रूट पे जो परत पाई जाती है उसको नाम दिया जाता है सीमेंट परत। इस तरह से ये सुरक्षात्मक परत इस पे पाई जाती है। ये दांत की जो संरचना अपन ने देखी। तो यहाँ से 2-3 चीजें अपने को जो मेन याद करने, एक तो ये दांत का मुख्य भाग डेंटिन, मैं नोट करवा रहा हूं यहाँ पे, पहला पॉइंट जो अपन नोट कर रहे हैं, दांत का मुख्य भाग, और उसके लिए नाम आएगा डेंटिन। दांत का मुख्य भाग, उसके लिए नाम आ गया भाई डेंटिन। फिर डेंटिन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं,
डेंटिन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, तो इसमें नाम आएगा ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। और फिर दांत के क्राउन पर, क्राउन जो अपन बोलते हैं शीर्ष या मुकुट, दांत के क्राउन पर कठोर सफेद परत, दांत के क्राउन पर कठोर सफेद परत जब बोलेगा तो नाम किसका आएगा भाई? तब नाम आएगा इनेमल, जो अपन ने बताया फेमस क्वेश्चन है ये। यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, ये मानव का क्या, जंतुओं का, किसी का भी पूछे, सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछेगा कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो नाम किसका आएगा भाई? इनेमल का आएगा। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, तो नाम आएगा इनेमल। अच्छा, इनेमल का रासायनिक संगठन क्या है? दांत पर जो अपन इनेमल परत बता रहे हैं उसका रासायनिक संगठन पूछेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट का एपेटाइट बोला जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट इसमें मुख्य घटक हो गया, यानी और तत्व रूप में बात करें तो कैल्शियम और फॉस्फोरस दांत की जो मेन पार्ट होते हैं उसमें मुख्य घटक में जो तत्व आ जाते हैं। तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का एपेटाइट होता है। तो ये अपन ने बताई दांत की संरचना कि हमारे दांत में कौन कौन से पार्ट हैं और किस तरह से मिलकर दांत बना हुआ है। तो मुख गुहा में देखो अपन ने बात की जीभ की, उसके बाद में दांत की। दांत में अपन ने दांतों की संख्या, दांत के प्रकार, दांतों की संख्या और फिर दांत की संरचना, इसके बारे में बात की। अब इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे मुख गुहा में लार ग्रंथियों को, लार ग्रंथियां सलाइवा ग्लैंड्स जो बोली जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और मुख गुहा में देखो जीभ का काम हुआ भोजन का स्वाद बताना, इसके अलावा भोजन में लार को मिलाना और बोलने में सहायक, भोजन को निगलने में सहायक। दांतों का काम है भोजन को तोड़ना ताकि उसमें लार प्रॉपर मिल सके और उसमें डाइजेशन स्लो पाए, वो लुगदीनुमा हो सके। इसके बाद में नंबर 3 जो अपन मुख गुहा में डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं भाई सलाइवा ग्लैंड्स को, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां सलाइवा ग्लैंड्स। सबसे पहली चीज तो ये कि मनुष्य में 3 जोड़ी व 3 प्रकार के 3 टाइप की लार ग्रंथि पाई जाती है। तो मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती है भाई लार ग्रंथि। कितनी? 3 पेयर, तो टोटल 6 हो गई और 3 प्रकार की हैं ये। 3 अलग अलग नाम हैं, तो संख्या तो टोटल 6 हो गई, प्रकार होंगे 3। अब ये जो तीनों नाम हैं इसमें लार ग्रंथियों के, वो जो नाम हैं उनकी स्थिति के अनुसार कहाँ वो लोकेटेड है उसके आधार पे नाम दिया जाता है। सबसे पहली लार ग्रंथि नाम दी जाती है कर्णमूल। कर्णमूल लार ग्रंथि, जिसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है पैराटॉइड। सबसे पहली लार ग्रंथि मैंने नाम लिखा है कर्णमूल। नंबर 2 नाम मैं लिख रहा हूं अधोजीवा, सबलिंगुअल। दूसरी जो लार ग्रंथि है सबलिंगुअल। और तीसरा जो नाम आता है भाई
वो नाम दिया जाता है अधोहनु। सब मैक्सलरी या मैंडिबल भी बोलते हैं, सब मैक्सलरी, ये 3 नाम दिए जाते हैं। बताओ पहला नाम क्या लिखा मैंने, कर्णमूल, दूसरा अधोजीवा, तीसरा अधोहनु। अब ध्यान दो इधर, कर्णमूल लार ग्रंथि, अपने कान का जो बाहर वाला पार्ट, ये बाह्य कर्ण जो बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एयर पिन्ना, कर्ण पल्लव, इसके नीचे इधर और इधर दोनों साइड में, तो हो गई एक पेयर। तो कान के नीचे स्थित होने के कारण क्या नाम दिया जाता है, कर्णमूल। तो इसकी स्थिति है कर्ण पल्लव के नीचे, कर्ण पल्लव जिसको बोलते हैं ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव के नीचे स्थित। तो यही कर्ण पल्लव बोला जाता है। अच्छा ये है क्या, ये कर्ण पल्लव ये क्या है, ये हड्डी है कि मांसपेशी है, क्या है ये कर्ण पल्लव देखो, न तो हड्डी है, न तो बोन है, न मसल्स है। एक अपन नाम और सुनते हैं उपास्थि, कार्टिलेज, वो है ये। और उपास्थि में भी कौन सी, इलास्टिक कार्टिलेज, प्रत्यास्थ उपास्थि। प्रत्यास्थ शब्द अपन किसके लिए यूज करते हैं, जिसपे बल लगाने पर विरूपण और बल हटाते ही वापस उसी अवस्था में आ जाना। अब अपन मास्टर जी अपना कान मरोड़ते थे ना, पर छोड़ते ही क्या हुआ, कान तो वापस। तो ये प्रत्यास्थ उपास्थि है, कर्ण पल्लव जो बोलते हैं अपन। ये भी प्रत्यास्थ उपास्थि है, आगे का सिरा जो बोल रहे हैं अपन। तो पहला नाम कर्णमूल लार ग्रंथि क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये कर्ण पल्लव के नीचे स्थित है। और अपन 3 प्रकार की लार ग्रंथि बता रहे हैं, इन तीनों में सबसे बड़ी यही होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। लेकिन लार का स्राव सबसे कम, आकार में सबसे बड़ी, लेकिन इसमें लार बनती है सबसे कम। ये तो कर्णमूल के लिए मैंने बताया। नंबर 2, अब देखो नाम दिया हुआ है अधोजीवा। 2 शब्द आते हैं अपने, अधि और अधो, एपी और हाइपो, अधि और अधो। अधि शब्द आता है ऊपर के लिए, अधो शब्द आता है नीचे के लिए। ऊपर स्थित अधि, नीचे स्थित अधो। जैसे अपन नाम सुनते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल बोलते हैं, अधि और आगे मैंने सब लिखा वृक्क, तो वृक्क किडनी हो गई, किडनी के ऊपर, इसलिए बोलते हैं अधिवृक्क। और अब जैसे अपन यहाँ पर नाम लिखा है अधोहनु, अधो शब्द आ गया, सॉरी अधोजीवा, अधो शब्द आया नीचे स्थित, अधो के आगे क्या लिखा हुआ है, जीवा। इसका मतलब कहाँ स्थित है, ये जीभ के नीचे स्थित। ये जो दूसरी लार ग्रंथि बता रहा हूं मैं, ये भी जीभ के नीचे स्थित, ये बताते हैं। नंबर 2, ये है सबसे छोटी लार ग्रंथि, सबसे छोटी लार ग्रंथि। बड़ी बताइए अपन ने अभी, कर्णमूल सबसे छोटी पूछेगा तो ये, अब ये है तो सबसे छोटी, लेकिन लार का स्राव होता है इसमें सर्वाधिक, लार सबसे ज्यादा इसी की द्वारा बनती है। तो सबसे छोटी लेकिन लार बन रही है सबसे ज्यादा। जो दूसरा नाम बताया अपन ने अधोजीवा, जीभ के नीचे स्थित है। तो एक जोड़ी है जीभ के नीचे पाई जाती है, कर्णमूल बताया दोनों, ये जो कर्ण पल्लव है इनके नीचे स्थित है। और नंबर 3 अधोहनु, अधो आगे शब्द क्या लिखा हुआ है, हनु, अपना निचले जबड़े की जो हड्डी बोली जाती है। और तो अपना जबड़ा, जो ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा जो जॉइंट है, वहां पर दोनों साइड में स्थित होती है। तो जबड़ों के जोड़ के नीचे स्थित, ये तो इसकी स्थिति। अब बताओ इन तीनों में सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो मध्यम आकार, इसका आकार कैसा हो गया भाई, मध्यम। और लार का मध्यम निर्माण। ये हमारे शरीर में जो तीनों लार ग्रंथि पाई जाती है उनका कंपैरिजन किया अपन ने। तीनों का नाम जैसी जहां वो स्थित है उसके आधार पे दिया हुआ है। कर्णमूल कर्ण पल्लव के नीचे, अधोजीवा जीभ के नीचे, अधोहनु अपने जबड़े के जोड़ है जो उसके नीचे स्थित है। अब इन तीनों में सबसे बड़ी कर्णमूल, सबसे छोटी अधोजीवा, और ये हो गया मध्यम आकार। इसमें लार सबसे कम, इसमें लार सबसे ज्यादा, अपोजिट स्थिति याद रखनी है। और इसमें मध्यम निर्माण। यहां से कर्णमूल का जो मैं बता रहा हूं, अपने जो रोग होते हैं उसमें अपन एक नाम सुनते हैं मम्स, सुना है नाम मम्स, जो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं गलसुआ कन्फेड।
अपन देखते हैं बच्चों के, जैसे यहाँ पर गले पे सूजन आ जाती है। एक्चुअल में मम्स जो है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मम्स रोग में सूजन जो आती है या प्रभावित अंग क्या है, तो मम्स जो रोग है गलसुआ, उसमें एक्चुअल में सूजन कर्णमूल लार ग्रंथि में आती है, पैराटोड लार ग्रंथि में आती है, उसकी वजह से गला यहाँ से सूज जाता है जो अपन बोलते हैं। तो मम्स रोग में कौन सी लार ग्रंथि में सूजन आती है भाई? कर्णमूल लार ग्रंथि में सूजन आती है। एक अपन पढ़ते हैं सांप में विष ग्रंथि, लेबियल ग्रंथि बोली जाती है, वो सांप में विष ग्रंथि जो बोलते हैं लेबियल ग्रंथि। तो सांप की जो विष ग्रंथि है ना, वो इसी का कर्णमूल का ही रूपांतरण है, पैराटोड का रूपांतरण, यानी इसी के समझाता है वो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जनरल कंपटीशन में कि सांप में विष ग्रंथि किसका रूपांतरण है भाई? कर्णमूल लार ग्रंथि का रूपांतरण है। मम्स रोग में कौन सी लार ग्रंथि में सूजन आती है, कौन सी लार ग्रंथि प्रभावित होती है? तो कर्णमूल लार ग्रंथि आएगी। 3 प्रकार की लार ग्रंथि बताई मैंने। अब एक चीज, अगर सारे मैमल्स की बात करें ना, तो 4 प्रकार की लार ग्रंथि बताते हैं। हमने तो 3 लिखी है अभी, बताते कितने प्रकार के हैं अभी? 4 प्रकार की लार ग्रंथि बताते हैं। और ये जो 4 प्रकार की लार ग्रंथि है ना, इन तो 4 हैं, तो अपन ने तो यहाँ तो 3 ही लिखी है, यहाँ तो 3 ही लिखी है ना अपन ने। तो ये जो 4 प्रकार की लार ग्रंथि बताते हैं, इनमें से ये जो है, यहाँ चौथा नाम नहीं आया, सॉरी, तो ध्यान दो इधर। मैंने बताया कि ओवरऑल जंतुओं की बात करें तो 4 प्रकार की लार ग्रंथि बताते हैं, यहाँ 3 लिखे अपन ने नाम ने। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी लार ग्रंथि है जो मनुष्य में नहीं पाई जाती है? कौन सी लार ग्रंथि मनुष्य में नहीं पाई जाती, उसको नोट करके लिख लेंगे, इंफ्रा ऑर्बिटल। इंफ्रा ऑर्बिटल लार ग्रंथि मनुष्य में नहीं पाई जाती है। इंफ्रा ऑर्बिटल लार ग्रंथि मनुष्य में नहीं पाई जाती है। ये नेत्र कोटर में स्थित होती है, जैसे खरगोश हो गया, बिल्ली हो गई, इसमें अपन ये एग्जांपल ले लेते हैं। इंफ्रा ऑर्बिटल लार ग्रंथि ऐसी है जो कुछ और स्तनधारियों में पाई जा रही है, लेकिन मनुष्य में नहीं पाई जा रही है। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये वाली ग्रंथि लार ग्रंथि ऐसी है जो मनुष्य में नहीं पाई जाती है। तो अपन ने यहाँ जो अभी तक डिस्कस किया उसमें पहला पढ़ लिया मुगवा में मैंने, जीभ के बारे में बताया, फिर दांत के बारे में, उसके बाद में बताई मैंने लार ग्रंथि, और लार ग्रंथियों के मैंने यहाँ नाम बताए हैं। अब इसके बाद में लार ग्रंथियों में जो लार बनती है और उस लार से संबंधित जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, वो इसी के साथ में नोट करेंगे। एक तो ये कि लार का पीएच मान, ध्यान रखना, लार का पीएच मान होता है 6.8। तो लार कैसे बोलेंगे भाई अपन? या तो बोला जाएगा हल्का अम्लीय, क्योंकि देखो 7 अपन बताते हैं उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। अब लार का मान पीएच मान बता रहे हैं 6.8, तो 7 से 0.2 तो कम हुआ, हल्का अम्लीय, या ये भी कह सकते हैं कि लगभग उदासीन, ये कह सकते हैं अपन लगभग उदासीन, ये बोला जाएगा। ये तो लार का पीएच मान। उसके बाद में लार में उपस्थित एंजाइम, लार में जो एंजाइम पाया जाता है ना, उस एंजाइम का नाम, क्योंकि सबको ध्यान है, लार में उपस्थित एंजाइम को नाम दिया जाता है टाइलिन, और इसी के लिए अपन बोलते हैं एमाइलेज, ये एंजाइम बताते हैं। और अगर ये एंजाइम पाया जा रहा है तो डेफिनेटली पाचन करेगा, जो अपन ने बताया था कि पाचन क्रिया कहां से शुरू हो जाती है भाई? मुगवा से शुरू हो जाती है। अब टाइलिन एंजाइम किसका पाचन कर रहा है? तो टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अब कल मैंने एक पॉइंट बताया था, मैंने बताया था पोषण 5 चरणों में होता है। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, 5वां बहिक्षेपण। देखो मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूं उसको। अब
पाचन मैंने बताया था जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, सरल रूप मैंने कहा था रोटियों को तोड़ना, सुबह शाम जो अपन रोटियों को तोड़ते हैं। और फिर मैंने बताया था रोटी खाद्यान्न जो अपन खा रहे हैं वो खाद्यान्न रासायनिक रूप से क्या है भाई, स्टार्च है। जो खाद्यान्न अपन ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, गेहूं चावल बाजरा, रासायनिक रूप से क्या है वो स्टार्च है। और स्टार्च हो गया पॉलीसैकेराइड, बहुलक है ये ग्लूकोज का। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है टाइलिन, और टाइलिन स्टार्च को तोड़ेगा तो स्टार्च बताओ किस में टूटेगा, माल्टोज में। जैसे बनेगा वैसे टूटेगा। कल मैंने बताया था पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो बनाते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर बनता है माल्टोज डाइसैकेराइड, और माल्टोज मिलकर बनता है फिर स्टार्च पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च टूटेगा माल्टोज में, माल्टोज आगे टूटेगा ग्लूकोज में। लेकिन यहाँ केवल ये काम होता है, स्टार्च किस में टूटता है, माल्टोज में। अब यहाँ ध्यान दो, कार्बोहाइड्रेट अपन उनमें एक शब्द यूज करते हैं शर्करा। शर्करा शब्द किस लिए यूज करते हैं, मीठे स्वाद के लिए। लेकिन पॉलीसैकेराइड जो होते हैं, जैसे यहाँ स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड है ना, वो मीठे नहीं होते, इसको अपन शर्करा नहीं कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट तो कहेंगे, शर्करा नहीं कहेंगे। तो स्टार्च जो है ना वो होता है स्वादहीन, स्टार्च है स्वादहीन पॉलीसैकेराइड। और जैसे ही स्टार्च टूटेगा माल्टोज में, माल्टोज है शर्करा, तो ये इसके लिए क्या आएगा भाई, मीठा। अपने एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल में, एक व्यक्ति रोटी का टुकड़ा मुंह में चबाता है, थोड़ी देर बाद में रोटी उसको मीठी लगने लग जाती है, उसका कारण क्या है बताओ। रोटी का टुकड़ा क्या हुआ, स्टार्च पॉलीसैकेराइड स्वादहीन है। जैसे आपने रोटी का टुकड़ा मुंह में चबाया, अब उसमें लार मिल गई, अब वो स्टार्च किस में टूट गया, माल्टोज में, और माल्टोज कैसा है, मीठा। तो रोटी मीठे लगने के कारण क्या हुआ, स्टार्च किस में टूट गया, माल्टोज में। ये डाइजेशन कौन करवाता है लार में, टाइलिन एंजाइम करवाता है। तो अब अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया आज मुख गुहा के बारे में, आरनाल का पहला पार्ट जिसमें अपन ने बात की जीभ की, दांत की, और फिर लार ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों के प्रकार, और लार ग्रंथियों में अपन ने बताया लार का पीएच मान, लार में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है और वो क्या डाइजेशन कर रहा है। यहाँ डाइजेशन केवल यही होता है। इसके बाद में जो अब डिस्कस करें, अभी लार के बारे में एंटीसेप्टिक पदार्थ लाइसोजाइम पाया जाता है, उसको और डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कशन करेंगे अपन कल। थैंक यू सभी को।